हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आव्यूह किसे कहते हैं, अर्थात मैट्रिक्स क्या है ना। तो हमको पता है कि आव्यूह जो है वास्तविक समरिस या फलनों का आयताकार एक क्या है, विन्यास है। आयताकार क्रम में व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था है जिसे हम बड़े ब्रैकेट में या छोटे ब्रैकेट में या दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में प्रदर्शित करते हैं। तो आव्यूह को हम किस में व्यवस्थित करते हैं? फलनों को या वस्तुओं को या संख्या, समृद्ध संख्या कुछ भी हो सकता है, जिनको हम किस में व्यवस्थित करते हैं? पंक्ति और स्तंभ के रूप में। तो शर्त ये रहेगी, पंक्ति और स्तंभ क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए। और वो परमेय संख्या, ये ऐसा नहीं कि 1/2 पंक्ति, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब देखो, इसमें एक आव्यूह लिया गया है A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n। तो ये क्या हुआ कि पहली पंक्ति है जिसमें कितने स्तंभ हैं? n स्तंभ। 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट कितने तक? n। इस व्यवस्था को ही हम क्या बोलेंगे? आव्यूह। इसको हम बड़े ब्रैकेट में या छोटे ब्रैकेट में या दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसका क्रम क्या है? यम बाई एन, जहाँ यम क्या है? यम क्या है? पंक्तियों की संख्या। यम क्या है? पंक्तियों की संख्या। और यन क्या है? स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या। कितनी पंक्ति है? यम। ऐसे काउंट करेंगे। जो क्षैतिज लाइन रहेगी उसको पंक्ति बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन को हम क्या बोलेंगे? स्तंभ। जैसे किसी आव्यूह को हमको दिखाना है तो आव्यूह को कैपिटल ए, यह भी याद रखेंगे कि आव्यूह को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से ही दिखाएंगे। और उनके तत्वों को, जिनसे संख्या, फलन जो भी रहेगा यहाँ, उसको क्या बोलेंगे? तत्व। और तत्व को हमेशा किससे दिखाते हैं? स्मॉल लेटर से। आव्यूह ए को हम क्या दिखाएंगे? AIJ, जहाँ आई क्या प्रदर्शित करता है? पंक्ति। जे क्या प्रदर्शित करता है? स्तंभ। और इसका क्रम क्या बनेगा? यम बाई एन। इसको यम क्रॉस यन भी पढ़ सकते हैं, यम गुणे यन नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो इससे पंक्तियों की संख्या पता चल जाता है। जैसे कि कोई आव्यूह लेते हैं ए क्या है? 2 3 रूट 3 7 5/2 9। इसमें देखो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2। और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो इसका क्रम क्या बन गया? क्रम क्या बन गया? 2/3। ये क्या है? क्रम है इसका। किसका? आव्यूह का। और जैसे हमको दिखाना है A11 का मतलब हुआ पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का तत्व ना। तो ये देखो 2 हो गया। जैसे A13 का मतलब हो गया कि पहली पंक्ति का तीसरा तत्व, 1 2 3। ये देखो क्या है? √3। जैसे हमको A23 दिखाना है तो पहली पंक्ति का दूसरा तत्व क्या हो गया? 9। और तत्वों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तत्वों की कुल संख्या हो जाएगी 2 3 6। तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? तत्वों की कुल संख्या क्या बन जाएगी? 2 3 6। अब आइए देखते हैं कि आव्यूह के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं। क्षैतिज आव्यूह क्या है? जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो, किससे? स्तंभों की संख्या से। पंक्तियों की संख्या क्या हो? कम हो, किससे? स्तंभों की संख्या से। उसे हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज आव्यूह। तो हम परिभाषा न लिख के केवल आपको उदाहरण दिखा रहे हैं, परिभाषा बोली ही जा रही है। तो पंक्तियों की संख्या क्या हो? कम हो, किससे? स्तंभों की संख्या से। तो क्या बन जाएगा? क्षैतिज आव्यूह। ऐसे ही देखो ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक हो। पंक्तियों की संख्या अधिक हो, किससे? स्तंभों की संख्या से। यम जो है अधिक हो, किससे? यन से। तो क्या बन जाता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। और जब यम छोटा हो जाए किससे? यन से, तो क्या बन जाता है? क्षैतिज आव्यूह। ये बहुत आसान आसान सी परिभाषाएं हैं। अगला क्या है? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो जाए?
बराबर हो जाए, दोनों क्या रहें, बराबर रहें, जितना पंक्ति है उतना ही स्तंभ रहें। ये क्या है, वर्गाव्यूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से अपना पूरा सारणिक बना है। तो वर्गाव्यूह जानते रहें क्या है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। अब अगला क्या है, पंक्तियाव्यूह। पंक्तियाव्यूह देखो, फिर ये हेडिंग से ही हमको परिभाषा स्पष्ट हो जाती है, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ अनेक हो। स्तंभ क्या हो, बहुवचन में हो, एक से अधिक हो। अब पंक्ति केवल क्या हो, एक हो, उसे क्या बोलेंगे, पंक्तियाव्यूह। जैसे देखो 1 2 3 4, तो इसमें केवल एक पंक्ति है लेकिन स्तंभ कितने हैं, 4। इसका क्रम क्या बन जाएगा, 1/4। अब अगला देखो क्या है, स्तंभाव्यूह। स्तंभाव्यूह किसे कहते हैं, परिभाषा यहीं से स्पष्ट है। स्तंभाव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो और पंक्तियां क्या हो, बहुवचन में हो। तो देखो एक स्तंभ है, पंक्ति चाहे जितनी हो जाए, एक से अधिक होनी चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, स्तंभाव्यूह। अगला देखो क्या है, शून्याव्यूह। शून्याव्यूह किसे कहते हैं, जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, शून्याव्यूह। उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। ये क्या बन जाएगा, शून्याव्यूह। ये देखो 3/3 का शून्याव्यूह आपको दिखाया गया है। अब इकाई आव्यूह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आव्यूह है। इकाई आव्यूह किसे कहते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या हों, 1 हों, और शेष तत्व क्या हों, शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह। मुख्य विकर्ण से तात्पर्य ये है कि जिसका i और j बराबर हो, जिसका i और j क्या हो, बराबर हो। जैसे 1 1 2 2 3 3, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण के तत्व। याद रखना, मुख्य विकर्ण के तत्व जरूरी नहीं है कि उसके लिए वर्ग आव्यूह हो। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा आपको हम दिखाते हैं। मान लो कोई आव्यूह ए दिया गया है 2 3 5 7 8 9। अब इसमें बोला जाए कि मुख्य विकर्ण के तत्व बोलिए, तो मुख्य विकर्ण के लिए जरूरी नहीं कि आप वर्ग नहीं, देखो वर्ग आव्यूह नहीं है ये। तो हो सकता है कुछ बच्चे कहें नहीं इसमें गलत है, मुख्य विकर्ण के तत्व निकलेंगे ही नहीं। मुख्य विकर्ण के तत्व निकलेंगे। मुख्य विकर्ण के तत्व क्या है, A11 कितना है, 2, A22 कितना है, 8। देखो A21 A22 A23 इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, A11 A12 A13। तो जिसमें I और J बराबर रहेगा वही मुख्य विकर्ण के तत्व कहलाएंगे। ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। कुछ बच्चों को ये कम समझ में आता है कि मुख्य, ये तो वर्ग आव्यूह है ही नहीं, मुख्य विकर्ण निकलेगा ही नहीं। मुख्य विकर्ण के तत्व पूछा जा रहा है, न कि मुख्य विकर्ण। चलो अब देखते हैं कि विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। विकर्ण आव्यूह क्या होता है कि मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर शेष तत्व क्या हो, शून्य हो। अब इकाई और विकर्ण आव्यूह में अंतर देख लो कि विकर्ण आव्यूह का मुख्य विकर्ण के तत्व कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 5 हो सकता है, लेकिन शेष तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे। जबकि इकाई आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या हैं, 1 हैं। तो इसका अंतर देख लो, ये हो गया इकाई आव्यूह, ये क्या हो गया, विकर्ण आव्यूह। अब देखते हैं कि उप आव्यूह क्या होता है, किसी आव्यूह का उप आव्यूह। जैसे आव्यूह हमको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो तत्व 1 का उप आव्यूह लिखना है। तो 1 के शीट के सभी तत्वों को छोड़ देंगे, ये छूट गया, इधर से ये छूट गया, बचा क्या, 5 6 8 9। तो यही 5 6 8 9 क्या हो जाएगा, इसका उप आव्यूह। एक आव्यूह और देख लो इसी में, अदिश आव्यूह। क्या, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या होता है कि मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान होते हैं। इकाई आव्यूह जैसे है, इसके ये अदिश आव्यूह का भी उदाहरण है। और अदिश आव्यूह में क्या होता है कि इसके मुख्य विकर्ण के तत्व 1 के अतिरिक्त भी कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लो 2 2 2 लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, अदिश आव्यूह। चलिए आव्यूह देखो एक और इम्पॉर्टेंट आ गया, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह।
ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह मतलब मुख्य विकर्ण के ऊपर के तत्व तो होंगे, से नीचे के सभी तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे। ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह किसे कहते हैं। तो इसका मतलब इसके ऊपर के तत्व तो होंगे लेकिन नीचे के सभी तत्व क्या होंगे, शून्य। किसके नीचे, मुख्य विकर्ण के। अब अगला देखिए निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न से पता चलता है देखो कि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व क्या होंगे, शून्य। तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब देखते हैं कि दो आव्यूह कब समान होते हैं, उनकी तुलना कैसे की जाएगी। आव्यूह की समानता, कोई आव्यूह तब समान होगा जब उनका क्रम क्या हो, समान हो। ए और बी दो आव्यूह इस प्रकार हो कि उनका क्रम क्या हो, समान हो। और वे समान तभी हो सकते हैं जब उनका क्रम समान हो, असंगत अवयव भी क्या हो, बराबर हो। संगत अवयव भी क्या हो, बराबर हो। जैसे ए बराबर दिया गया है 2 3 4 5, अब बी बराबर दे दिया जाए ए बी सी डी, तो हमको बोला जाए कि ए बराबर बी है, ए बराबर बी है। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ए बराबर हो किसके, 2 के, बी बराबर हो 3 के, सी बराबर हो 4 के और डी बराबर हो किसके, 5 के। याद रखना। तो अभी एक्सरसाइज की शुरुआत इसी से होगी कि संगत तत्वों को समान दिखाना होगा। तो ए और बी कब बराबर होंगे, जब उनके क्रम समान हो और संगत अवयव बराबर हो, तभी ये समान होंगे। अब देखते हैं दो आव्यूहों का योग और अंतर, उनका कैसे योग होगा, कैसे अंतर होगा। यदि दो आव्यूह का योग तभी संभव है जब उनके क्रम समान होंगे। याद रखना, आव्यूहों का योग कब संभव है, जब उनका क्या हो, क्रम समान हो। जैसे ए यम बाई एन का है, बी भी कितना होगा, यम बाई एन का, और जो उनका योगफल बनेगा वो भी यम बाई एन का होगा। यही बात अंतर पर भी होता है। अंतर कब संभव है, जब उनका क्रम समान हो और उनका जो अंतर आएगा वो भी यम बाई एन क्रम का ही बनेगा। जैसे ए बराबर लिया गया है 1 -3 4 5 और बी बराबर ले लिया जाए बी बराबर कुछ भी ले लें, जैसे ले लिया 3 4 5 6, तो इनका देखो ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। इसका योग तभी संभव है जब इनका क्रम समान हो। जोड़ना हो तो संगत तत्वों को जोड़ लेते हैं। 3 1 4 4 और ऋण 3 कितना हो जाएगा 1, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 6 5 कितना हो जाएगा 11। इसको क्या बोलेंगे, योग a प्लस बी। अच्छा, इसी समय ये भी देख लो कि इसका योग का क्या होता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के लिए केवल चिन्ह बदल देते हैं। -a क्या होगा, -a इसके संगत तत्वों के चिन्ह बदल जाएंगे। +1 है तो क्या हो जाएगा -1, -3 है तो क्या हो जाएगा +3, 4 है तो क्या हो जाएगा -4, 5 है तो क्या हो जाएगा -5। ये क्या है, योज्य प्रतिलोम। क्या है, योज्य प्रतिलोम। अब इनका देखते हैं, दो आव्यूहों का योग और अंतर के कुछ गुण देख लेते हैं। क्रम विनिमय नियम। आव्यूहों का योग क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। a प्लस बी लिखें चाहे b प्लस ए। और योग के लिए आपको पहले ही बताया गया कि इनका कोट समान होना चाहिए, इनका क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये सहचर नियम का भी पालन करता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो सहचर नियम में क्या होता है कि किसी भी तीन आव्यूहों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, a प्लस बी पहले जोड़ें चाहे b प्लस सी जोड़ें, उनका क्रम क्या होगा, क्रम पर निर्भर नहीं करता है। क्या, आव्यूहों का योग। योज्य तत्समक बताया गया कि a प्लस -a बराबर क्या, शून्य आव्यूह आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, योज्य तत्समक। इसका मतलब योग के लिए तत्समक आव्यूह हमारे पास उपलब्ध है। 0 क्या है, शून्य आव्यूह। अब इनका देखते हैं आव्यूहों का अदिश गुणनफल। अब अदिश गुणनफल में देखते हैं
कि अदिश गुणनफल क्या है। जैसे कोई आव्यूह ए दिया गया है 1 2 3 7 9 4, 4a हमको निकालना हो, 4a मतलब 4 टाइम्स इसका इस आव्यूह का निकालना होगा। तो 4 इंटू ये लिखा गया 1 2 3 7 9 4, और इस 4 का मल्टीप्लाई सभी तत्वों में होगा, सभी तत्वों में। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 4 नौई 36, 4 चौक 16, ये बन गया। तो ये क्या है, 4 क्या है, अदिश है। इसको हम व्यापक रूप में कैसे दिखाएंगे, मान लो अदिश कोई भी हो, के है, ए है, तो इसका के ए आई जे, मतलब कि ये के है जो सभी तत्वों में गुणा को प्रदर्शित करता है। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, के ए इक्वल टू के ए आई जे। आई जे क्या है, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। और किसी भी कोटि का हमारा आव्यूह हो तो उसमें जब भी किसी अदिश से गुणा करेंगे उसके अंदर सभी तत्वों में गुणा हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दो आव्यूहों का गुणनफल। दो आव्यूह जैसे ए और बी हैं, तो इनका गुणनफल तभी संभव है जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यह सेंटेंस खूब अच्छे से याद कर लें कि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तभी ही दो आव्यूहों का गुणनफल संभव है। गुणा में बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें गुणा कब संभव है, जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। जैसे देख लो, ए हमारा यम बाई यन का है आव्यूह है, और बी हमारा कितने का है, यन बाई पी का। तो हमारा जो गुणनफल होगा वो ए बी किस क्रम का होगा, यम बाई पी का। यहाँ देखो ये स्तंभ है, ये पंक्ति है, ये दोनों बराबर हैं, ये हटते हैं तो पहले आव्यूह का पंक्ति, दूसरे आव्यूह का स्तंभ, इस कोटि का हमारा जो गुणनफल प्राप्त होता है उसका क्रम होता है। तो देख लो यहाँ यम बाई यन का है, यन बाई पी का है, तो यन हमारा समान होना चाहिए। तो हमारा जो गुणनफल बचेगा ए बी वो किस क्रम का होगा, यम बाई पी का। आव्यूहों के देखो गुणन के गुण देखते हैं। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं। ए बी बराबर बी ए सदैव नहीं होता है, कभी कभी हो भी सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जैसे देख लो ए हमारा कोई आव्यूह है, किस क्रम का है, 4/4 का। अब बी कितने का है, 4/3 का। तो देखो ए बी संभव है, ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए ए बी संभव है। ए बी का जो क्रम प्राप्त होगा वो क्या होगा, 4/3। लेकिन बी ए देखो क्या संभव है, क्या यही आव्यूह है, बी किस क्रम का है, 4/3 का, और ए का क्रम क्या है, 4/4 का। तो देखो ये इसका स्तंभ इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर नहीं है। देखो ये 3 है, ये 4 है, ये बराबर नहीं है, इसलिए बी ए संभव नहीं है, ध्यान रखना। अब आते हैं साहचर्य नियम पर। साहचर्य नियम क्या है बताया गया, इसमें दो से अधिक आव्यूह हो जाते हैं ए बी सी। जब हमारा बी सी संभव है और ए के साथ गुणा भी संभव है तो निश्चित है कि यह साहचर्य नियम का पालन करेगा। ए बी सी को हम चाहे जिस ऑर्डर में गुणा करेंगे वो संभव है। ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए बी इंटू सी, ये हमारा साहचर्य नियम का पालन करता है। अब देखते हैं वितरण नियम। वितरण नियम में क्या है कि ए किस पर वितरण हो रहा है, योग पर। ए इंटू बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ये वितरण नियम का पालन करता है कौन, गुणा। अंतर पर भी ये संभव है, ए बी इंटू ए बी माइनस ए सी। तो यह ध्यान रखना है वितरण नियम का पालन करता है, किस पर वितरण हो रहा है, गुणा का योग पर, ध्यान देना है आपको। ए इंटू बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। अब लेकिन शर्त ये होगी कि यहाँ गुणा का नियम का पालन होना चाहिए, गुणा के नियम का पालन होना चाहिए, क्योंकि बी प्लस सी का जो योग आएगा और ये ए, इसके ए के स्तंभों की संख्या इन दोनों के योग के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तभी यह संभव है। अब देखते हैं सबसे आसान चीज, आव्यूह का परिवर्त। जब ए के स्तंभों की संख्या और पंक्तियों
आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, उनके क्रम को बदल देना। जैसे ए हमारा 2/3 का है तो ये क्या बन जाएगा 3/2 का। तो ये इसका क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह। अर्थात पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने से क्या प्राप्त होता है, दो आव्यूहों का किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह आपको याद हो गया होगा कि पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने से क्या प्राप्त होता है, परिवर्त आव्यूह। इसको हम किससे दिखाते हैं, ए डैश से या ए टी सफिक्स में, अपर सफिक्स में स्मॉल टी लगा, ये छोटा सा टी लगा देते हैं, क्या बन जाता है, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। अब इनके कुछ गुणों को देख लेते हैं। परिवर्त आव्यूह के गुणों को, a प्लस बी का होल डैश बराबर क्या होता है, a डैश प्लस बी डैश, इनके अलग अलग डैश के योगफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज में है, उसको लेके देख लिया जाएगा। ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ए बी का होल डैश बराबर क्या, बी डैश इंटू ए डैश। देखो इनका क्रम बदल जाता है, तब इनके गुणनफल के ये बराबर होता है। अब ए डैश का होल डैश बराबर क्या, ए। अगर किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे और फिर से बदल देंगे तो वही हमारा मूल आव्यूह आ जाएगा। अब देखते हैं सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं। सम्मित आव्यूह क्या होता है कि जब ए डैश बराबर ए हो जाए, मतलब हमारा जो आव्यूह दिया गया है पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो मूल आव्यूह ही आ जाए, मतलब उसमें कोई परिवर्तन न हो। ऐसे आव्यूह के उदाहरण देखो, बहुत ही सावधानी से लेना चाहिए। मुख्य विकर्ण के तत्व चाहे जो ले लो, ए बी मैंने डी ले लिया, लेकिन जो पहली पंक्ति का आव्यूह तत्व होगा वही पहले स्तंभ का होगा। देख लो ए एच जी, और ये मुख्य विकर्ण पहले ही ले लिए हो, तो अब यही दो तत्व बचेंगे, ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसे ए डैश, इसका देखो क्या होगा, बदल के देख लो, ये पंक्ति है, सॉरी ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदल दो, ए एच जी, ये देखो। एच बी सी है, एच बी सी। जी सी डी, जी सी डी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई अन्य एग्जाम्पल लेना हो तो जैसे फिर से लेते हैं, ए हमको लेना है क्या, सम्मित आव्यूह। तो ध्यान से देखो, जब भी हम इसके एग्जाम्पल लेंगे मुख्य विकर्ण के तत्व पहले ही लिख देना, ए 2 3। अब बताया गया है कि जो शेष पंक्ति के तत्व लिखोगे वही स्तंभ के लिखोगे, जैसे ए बी, तो ये भी क्या होगा, ए बी। अब ये दो बचते हैं, इसको चाहे जो लिख दो, मैंने जैसे लिख दिया 5, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 5। अब आप इसके पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलोगे तो यही मूल आव्यूह ही पाओगे। ये क्या हो गया, सम्मित आव्यूह। अब अगला क्या है, विषम सम्मित आव्यूह। विषम सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं, जब ए डैश बराबर क्या हो जाए, -a, अर्थात हमारा जो है आव्यूह है जो, उसके पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलें तो चिन्ह बदल के आए, वही मूल आव्यूह तो आए लेकिन उसका चिन्ह बदल जाए, उसे क्या बोलते हैं, विषम सम्मित आव्यूह। इसका एग्जाम्पल जब लेंगे तो ध्यान रखेंगे कि मुख्य विकर्ण के सभी तत्व शून्य होंगे। मुख्य विकर्ण के देखो सभी तत्व क्या हैं, शून्य। जो पंक्तियों के स्तंभ होंगे, स्तंभों के चिन्ह के विपरीत होंगे, उसका उल्टा होगा। ये दोनों अगर प्लस है तो ये दोनों माइनस होंगे। अगर एक प्लस लेंगे तो एक माइनस हो जाएगा, दूसरा माइनस है तो अगला क्या हो जाएगा, प्लस। और जो शेष दो तत्व बचेंगे उनका भी चिन्ह अलग अलग ही होगा। अगर ये प्लस है तो ये वाला माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा। अब परिवर्तन करके देख लो, ए डैश निकालोगे तो देखो 0, ये क्या है, स्तंभ है, पंक्ति बन जाएगा। ये स्तंभ है, पंक्ति बन गया। ये वाला स्तंभ है, जी पी ओ, जी पी ओ। तो लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। 0 एच जी एच, प्लस का है तो माइनस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। ये देखो, अब ध्यान से देखें तो ये हमारा मूल आव्यूह ही आ गया, ए डैश बराबर -a। तो ये इसको क्या बोलेंगे, विषम सम्मित आव्यूह। ध्यान रखो कि देखो मूल मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या लेंगे, शून्य लेंगे। अब
+3 +4 लिए हो तो ये माइनस ले लो, ये -5 लिए हो तो प्लस ले लो, अगर यहाँ माइनस लेते तो यहाँ प्लस ले लेते, बस बहुत आसानी से आ जाता है विषम सममिताव्यूह। अब इस पर देखो एक बहुत बढ़िया इसका जो है प्रगुण निकल के आता है कि किसी भी वर्ग आव्यूह को विषम और सममित आव्यूह में भी यही रहेगा कि वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, शर्त यही रहेगी। अब देखो कोई आव्यूह है जो कि वर्ग आव्यूह है तो उसको हम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन पिछले साल भी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में आया था कि एक आव्यूह दिया गया था, उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना था। अब इसी को केवल देखो अगर बीजगणितीय नियम से भी सिद्ध करें तो ये हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश अगर जोड़ेंगे तो देखो आधा ए यहाँ आधा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हाफ हाफ क्या हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा। देख रहे हो आसानी से आ जाएगा। लेकिन a प्लस ए डैश हमारा हमेशा क्या आता है, सममित आता है, जबकि a माइनस ए डैश सदैव क्या आता है, विषम सममित आव्यूह ही आता है। चलो इसको हम प्रूव करके देखते हैं। अगर इतने को हम मान लें p, इतने को क्या मान लिया p, तो हाफ a प्लस ए डैश, अब इसका डैश निकालते हैं तो p डैश बराबर देखो क्या हो जाएगा, हाफ a प्लस ए डैश का होल डैश, और होल डैश योग के नियम में बताया गया था कि अलग अलग डैश के बराबर हो जाता है। तो ए डैश का होल डैश क्या होता है, a, इसके गुणधर्म में लिखाया गया था। और ये क्रम विनिमय नियम का पालन भी करता है, तो इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, a प्लस ए डैश, और यही देखो हमारा किसके बराबर आ गया, p यही तो है, इसको हम p के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, अब दूसरा ऐसे विषम सममित आव्यूह वाला देख लो, q बराबर क्या है, हाफ a माइनस ए डैश, इसका डैश लेते हैं तो हाफ a माइनस ए डैश का होल डैश, और अंतर में भी बताया गया है कि अलग अलग डैश के बराबर हो जाता है। तो ये a डैश यहाँ क्या हो जाएगा, a डैश का होल डैश a आ जाएगा। अब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है अंतर, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ए प्लस का हो जाएगा, प्लस ए डैश माइनस का हो जाएगा। और ये इतना देखो q के बराबर है तो क्या हो गया, q डैश बराबर माइनस q, तो यही तो विषम सममित आव्यूह की परिभाषा है, q डैश बराबर क्या आ गया, माइनस q। तो देखो ये विषम सममित आव्यूह हो गया। और p और q को हम जोड़ दें, ये p है, ये इतना q है, इसको जोड़ देते हैं किसके बराबर आ जाता है, a के। तो p प्लस q बराबर क्या आ गया, a, यही हमारा क्या है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में लिखना। इसी प्रक्रिया से हम लोग